अशोक की नीति को समझना सबके बूते की बात नहीं। अभी तक सम्राट अशोक क्लब के स्थापना से पहले तक भारत में सम्राट अशोक महान का धम्म हो, चाहे भारत का संविधान हो, ये यूनिवर्सिटियों का विषय हुआ करता था, कॉलेजों का विषय हुआ करता था, किसी कॉन्फ्रेंस का विषय हुआ करता था, और भारतीय संविधान किसी जज, किसी वकील का विषय था। लेकिन आम जनमानस का विषय किसने बनाया? सम्राट अशोक क्लब ने बनाया। ये अरवल बिहार की धरती कुर्था में हम जो सुदूर गांव में हैं, सामने ये लहलहाते हुए धान के खेत हैं, हल्दी के छोटे छोटे पौधे हैं, तरकारियां हैं, इनके बीच हम बुद्ध और अशोक और भारत के संविधान की चर्चा कर रहे हैं। कितनी गर्व की बात है। तो नियम और कायदे की जरूरत तब पड़ती है जब समस्या आती है, और समस्याओं का समाधान ही नियम, संविधान और कानून है। सम्राट अशोक महान ने जो जगह जगह अभिलेख लिखवाए, आज की भाषा में वही संविधान। दुनिया में पासपोर्ट की जरूरत कब पड़ी होगी? भाई जब आवागमन तेज हो गया होगा, और बात अब व्यापारिक सिर्फ न रह के वो बात राजनीतिक भी होने लगी, इसलिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ी। 4 साल पहले भी मैं इस अरवल की धरती पे आया हूं, और 4 साल बाद पुनः आने का अवसर मिला। जब जब सोन का पानी छत्तीसगढ़ की तरफ से बिहार की तरफ आता है, तब तब आप लोगों को छत्तीसगढ़ की याद आनी चाहिए। और मैं महसूस करता हूं कि आप लोग उस सोन के पानी को जब जब देखते होंगे, उसको महसूस करते होंगे, तो छत्तीसगढ़ की शीतलता यहाँ तक भी आती होगी। अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, और उनकी बातों को, उनके विचारों को पूरी दुनिया में प्रकाशित करने वाले विश्व विजेता सम्राट अशोक महान को भी नमन करता हूँ। और दुनिया में शांति, समता, समानता, विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाले उन तमाम भारत के और दुनिया भर के महिषियों को भी नमन करता हूँ। साथ ही भारतीय संविधान के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी नमन करता हूँ। और उन्हीं की देन है, ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में उन्हीं की देन है कि हम सभी इस धम्म विजय दिवस को याद कर पा रहे हैं। नहीं तो शायद ये भारत भूल चुका था कि धम्म विजय दिवस का त्यौहार भी इस प्राचीन भारत के गौरव का एक साक्षी इतिहास रहा है। साथियों, अशोक के बारे में या अशोक के धम्म के बारे में कहना इतना ही मुश्किल है जितना भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में जानकार होना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े शोधार्थी जो भारतीय संविधान को जानने की इच्छा रखते हैं, और उन इच्छाओं के परांत ही तो वो जज बनते हैं, और वो जज जिले में बनते हैं, हाई कोर्ट में बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट में बनते हैं। सोचिए, जज तो तीनों हैं, जिले के भी जज, हाई कोर्ट के भी जज और सुप्रीम कोर्ट के भी जज। और आप लोग सुने होंगे
एक और जज हैं। जब दुनिया के देशों में आपस में लड़ाई होती है या कोई विवाद होता है तो उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। कहाँ है, आप लोग को जानकारी है? जेनेवा में है। तो भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए है। भारत के लोगों में आपसी भाईचारा, आपसी सामंजस्य, आपसी प्रेम सौहार्द के लिए स्थापित करने के लिए भारत का संविधान है। लेकिन सम्राट अशोक का जो धम्म है वो पूरी दुनिया को एक करने के लिए, पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए संविधान है। यहाँ का जो विषय है सम्राट अशोक महान का धम्म और भारतीय संविधान, उसकी व्याख्या हम इसी प्रकार से कर सकते हैं कि अशोक का धम्म पूरी दुनिया को एक करने के लिए है, लेकिन भारत का संविधान भारत की सीमाओं के अंदर के लिए है। और उसी अशोक की परिपाटी की देन है, बुद्ध की देशनाओं और अशोक की परिपाटी की देन है कि आज हमारे बीच 2500 साल पहले का जो हमारा संबंध है श्रीलंका और बांग्लादेश से, वो आज हमारे बीच है। ये संबंध हमने स्थापित नहीं किया, ये संबंध आपने भी स्थापित नहीं किया। हमारे बीच पूज्य भंते ज्ञान रतन जी हैं, ये संबंध स्थापित करने के माध्यम बस बने, लेकिन ये वास्तविक संबंध किसका था? ये संबंध सम्राट अशोक महान का था। ये संबंध तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का था। उसी संबंध को हमारे भंते ज्ञान रतन जी एक संवाहक बने, एक पुल बने, एक माध्यम बने। तभी तो श्रीलंका के पूज्य भंते संघशील महाथेरो जी, मैं आपका भी भारत की भूमि से नमन करता हूं, आप हमारे बीच आए। और भदंत बुद्ध रतन जो बांग्लादेश से आए, आपका भी मैं सम्राट अशोक क्लब की माध्यम से नमन करता हूं। और मैं आप दोनों गुरुजनों को यह विश्वास दिलाता हूं कि भारत की वसुंधरा पुनः उस बुद्ध के संदेश और सम्राट अशोक महान की विरासत को आगे बढ़ाएगी और दुनिया में और भारत में भी भिक्षुओं का सम्मान होगा। पूरी दुनिया के भिक्षु आएंगे, पूरी दुनिया से भिक्षु संघ आएंगे, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, जापान हो, कोरिया हो। दुनिया के तमाम देशों के लोग, बौद्ध संघ के लोग, भिक्षु संघ के लोग, उपासक आएंगे और भारत के लोग आह्लादित होकर उनको हृदय से लगाएंगे। अभी मैं करीब 10 दिन पहले नेपाल की यात्रा पे था। पूरे जीवन में पहला ऐसा मेरा अवसर था कि मैं नेपाल में पहली दफा गया था। आप लोगों में से बहुत से लोग गए होंगे। वहां जाकर हमें लगा ही नहीं कि मैं नेपाल में पहली बार आया हूं। ऐसा लग रहा था हमारे न जाने कितने बड़े पुराने रिश्तेदार हैं यहाँ पे लोग। इस तरह से सेवा वहां के लोगों ने किया, इस तरह से आत्मीयता बढ़ गई। आते समय हमारे आंखों से आंसू आ गए। तो ये किसकी परंपरा थी? ये बुद्ध और अशोक की परंपरा थी। इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंच अध्यक्ष और संतोष सिंह जी, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम सभी के परम सम्मानित माननीय जेपी वर्मा सर,
छत्तीसगढ़ से हमारे साथ चल के आए राजेश्वर सिंह जी, और मंच पे उपस्थित हमारी मातृशक्ति के रूप में गीता देवी मुखिया, वंदना मौर्य, कार्यक्रम के अध्यक्ष संजय वर्मा, और इस गांव के बुजुर्ग, हमारे माता पिता तुल्य जो हमारे सामने बैठे हैं, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, युवा साथी, और सम्राट अशोक क्लब के ड्रेस में, मेहरून शर्ट में जो हमारे युवा साथी हैं, आप सभी का मैं छत्तीसगढ़ की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विषय इतना व्यापक है कि इसको सीमाओं और समय में नहीं बांधा जा सकता, कि अशोक के धम्म और भारतीय संविधान ने दुनिया को क्या दिया, या इनकी नीति क्या थी। अशोक की नीति को समझना सबके बूते की बात नहीं। अभी तक सम्राट अशोक क्लब के स्थापना से पहले तक भारत में सम्राट अशोक महान का धम्म हो, चाहे भारत का संविधान हो, ये यूनिवर्सिटियों का विषय हुआ करता था, कॉलेजों का विषय हुआ करता था, किसी कॉन्फ्रेंस का विषय हुआ करता था, और भारतीय संविधान किसी जज, किसी वकील का विषय था। लेकिन आम जनमानस का विषय किसने बनाया? सम्राट अशोक क्लब ने बनाया। ये अरवल बिहार की धरती कुर्था में हम जो सुदूर गांव में हैं, सामने ये लहलहाते हुए धान के खेत हैं, हल्दी के छोटे छोटे पौधे हैं, तरकारियां हैं, इनके बीच हम बुद्ध और अशोक और भारत के संविधान की चर्चा कर रहे हैं। कितनी गर्व की बात है, कितने गर्व की बात है कि जो चीजें यूनिवर्सिटियों में हुआ करती थी, जो अभिलेखों में हुआ करता था, वो चीजें अब जनमानस के बीच आ रही हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि भारत का इतिहास चला है अब गांव की ओर। भारत का स्वर्णिम इतिहास, भारत का संविधान अब गांव की तरफ चल रहा है। कहां से निकल के? यूनिवर्सिटियों से, जज के चेंबर से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से निकल के अब कहां चल आ गया? गांव गांव। और सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इस काम को कर रहे हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, आप सभी कार्यकर्ता हैं। अब हम लोगों को यह प्रण ले लेना चाहिए कि बुद्ध की देशनाओं और सम्राट अशोक महान की जो विचारधारा है, भारतीय संविधान की जो ताकत है, उसको गांव गांव में लोगों को बताया जाए। सोचने वाली बात है कि जिस रोड पे हम चलते हैं, उस रोड पे कब से हमें पता चला होगा कि बाएं ही चलना है? भाई, अगर रोड खाली होगा या हम अपने गांव में हैं तो बाएं चले चाहे दाएं चले। लेकिन जब रोड की भीड़ बढ़ी होगी, रोड की जब भीड़ बढ़ी होगी, जब वो गांव का रोड जब एक राजमार्ग के रूप में आया, तब तो बाएं और दाएं की परिकल्पना हुई। भाई, बिना स्पीड से अगर हम पैदल चल रहे हैं तो बाएं चले चाहे दाएं चले। अगर टक्कर होगी भी तो दांत मुंह थोड़ी टूट जाएगा। लेकिन अगर रथ से चल रहे होंगे, उस जमाने में, जिस जमाने में भारत का संबंध यूनान से, मध्य एशिया से, काबुल का अंधार से था, तब तो रथ चला करते थे ना राजपथ पे। सम्राट अशोक का या मौर्य कालीन जो सड़क व्यवस्था थी, जो अभी जीटी रोड और तमाम नामों से जाना जाता है, उस पथ पे तो स्पीड से रथ चला करते थे। तो उसी समय तो इस नियम की जरूरत पड़ी होगी, और यह नियम उसी समय बना होगा कि बाएं ही चलना है, क्योंकि पूरी दुनिया का इतिहास ये कहता है कि इतने बड़े स्तर पे रोड की जरूरत
और रोड की व्यवस्था पूरी दुनिया में भारत में ही हुई थी, जो ताम्रलिप्ति बंगाल के बंदरगाह से होके काबुल तक जाती थी। तो नियम और कायदे की जरूरत तब पड़ती है जब समस्या आती है, और समस्याओं का समाधान ही नियम, संविधान और कानून है। सम्राट अशोक महान ने जो जगह जगह अभिलेख लिखवाए, आज की भाषा में वही संविधान, उसी संविधान के तहत ही तो लोग चलते होंगे। भाई अशोक को लिखवाने की क्या जरूरत पड़ी कि सभी धर्म के लोग आपस में समता, समानता, प्रेम और बंधुत्व का भाव रखें। अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखा कि अपने पिता, माता और बुजुर्गों का सम्मान करें। भाई आज का भारतीय संविधान भी तो यही कहता है अपने भाषाओं में, कुछ अलग तो कहता नहीं। अशोक ने भी वही चीजें कही जो आज का भारतीय संविधान कह रहा है, लेकिन उस समय धाराएं इतनी प्रबल न थी, क्योंकि उस समय अधिकारी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। आज के अधिकारी तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। बहुत से हमारे वक्ताओं ने कहा कि अधिकारी भी फेवर करते हैं कुछ कुछ चीजें देख के, ऐसा होता भी, लेकिन इसी के लिए कानून बनाया गया कि कोई फेवर ना कर सके। अगर कोई फेवर कर रहा है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हमारे भारतीय संविधान में आई, ये कहां से आई? ये सम्राट अशोक की देन है। और जैसे जैसे समाज बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने गांव में हैं तो आपको बहुत कम सुरक्षा भी मिले तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप गांव से बाहर जाते हैं तो आपको ज्यादा असुरक्षा महसूस होती है। अब जैसे मैं छत्तीसगढ़ से यहां आया, तो छत्तीसगढ़ में मैं जब तक था तब तक बड़े शान से था, लेकिन जैसे जैसे छत्तीसगढ़ से बाहर आया बड़ा डर लगने लगा। तो हमें किसका संबल मिला? संविधान का मिला, कानून का मिला, उसी के सहारे तो मैं आया। नहीं तो छत्तीसगढ़ में मैं बाएं चलूं या दाएं चलूं, क्या फर्क पड़ता है? छत्तीसगढ़ में चाहे मैं जैसे भी रहूं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन राष्ट्रीय कानून एक ऐसा बना कि भैया ये नियम पूरे भारत के लिए है, और ऐसा ही सम्राट अशोक महान ने उस समय भी किया था। सम्राट अशोक महान ने जो चीजें आपके बिहार के लिए लिखवाई, वैसी ही चीजें हमारे छत्तीसगढ़ में भी लिखवाई। वैसे ही संदेश उन्होंने उड़ीसा में भी लिखवाया, वैसा ही उत्तर प्रदेश में लिखवाया, वैसा ही राजस्थान में, पंजाब में, उत्तराखंड में, बंगाल में, और यहां तक कि नेपाल में भी वैसे ही संदेश अशोक ने लिखवाया। अशोक ने ऐसा संदेश क्यों लिखवाया? क्योंकि सबको एक समान आचार संहिता की जरूरत थी, सबको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे संविधान की जरूरत थी कि लोग उस पर चल के शांति और न्याय की बात करते हुए आगे बढ़े। उस समय की पुलिस व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी, उस समय के अधिकारी इतने सुसज्जित और सुव्यवस्थित तरीके से न्याय करते थे कि लोगों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। संख्या भी कम थी, लोग भी बहुत शरीफ हैं। आज तो अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो इतने मदमस्त हो जाते हैं कि हम चाहे जो मर्जी करें, हमें कानून का डर ही नहीं रहता। ऐसा लोग करते हैं, लेकिन सम्राट अशोक के समय ऐसा नहीं था। उनके अभिलेखों में आप देखेंगे कि उन्होंने एक क्षेत्र विशेष के लिए या एक जाति विशेष, वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि उनके संदेशों में पूरे देश विशेष के लिए और देश ही विशेष के लिए नहीं साथियों, उन्होंने अपने अभिलेख में विदेशी राजाओं के साथ संबंध उनके कैसे थे उनकी भी चर्चा कर दी। तो ये उन्होंने टावर लगवाए। आज आप लोग देखते होंगे मोबाइल का टावर, जो आप लोग का मोबाइल है, देखते होंगे टावर नहीं है इसका मतलब क्या है? बात नहीं हो पाएगी। तो कंपनी क्या करती है? टावर की संख्या बढ़ा देती है। तो वैसे ही सम्राट अशोक महान ने उस समय अभिलेखों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से, स्तंभों के माध्यम से क्या किया? अपने संदेश का टावर लगवा दिया।
तो अब सम्राट अशोक क्लब के साथियों को भी वही काम करना होगा। सरकार अपना काम कर रही है, वो ठीक है, लेकिन सम्राट अशोक क्लब के जो वॉलंटियर्स हैं, जो साथी हैं, उनको भी अपना काम करना पड़ेगा। वो टावर लगाना पड़ेगा, तभी छत्तीसगढ़ से आप लोग की बात होगी। बीच में खाली हो जाएगा तो बात अब नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जगह जगह आप लोग टावर लगाइए। जैसे अभी रामपुर बैना में टावर लग गया भाई, 4 साल बाद मेरे को चल के आना पड़ा। आप लोग के रिश्तेदार जब फोन पे बात करते होंगे तो बात करते करते जब कुछ समय बीतता होगा तो कहते होंगे बहनी बहुत टाइम हो गई बा, बड़ा दिन हो गई, भेंट करे का देखे का मन करता, कहते हैं ना। तो वैसे ही हमको भी देखने का मन किया तो हम आ गए, आप लोगों से मिलने का मन किया तो हम आ गए। ये किसका कमाल है? ये बुद्ध की देशनाओं और सम्राट अशोक महान के अभिलेखों का ही कमाल है, और उसी परिपाटी को हम लोग आगे बढ़ाना है। जब तक हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे तब तक ये टावर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, काबुल, कांधार, सेंट्रल एशिया, जापान, कोरिया, अमेरिका, सब जगह बात होती रहेगी और लोग मिलते रहेंगे। और टावर अगर बनाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बातचीत बंद। तो इसीलिए टावर लगाइए। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि सर एक ठो अशोक स्तंभ हम लगवा रहे हैं, तो इस टावर में संदेश छुपा हुआ है। अब इस संदेश को आप लोग डिकोड करना सीख लीजिए। ये कोडिंग है किस जमाने की? 2500 साल पहले की। और मैंने स्पष्ट भी कर दिया कि अगर हमारे बीच में बांग्लादेश और श्रीलंका बैठा हुआ है तो हमारे और आपके छोटे प्रयास हैं, लेकिन जो अथक प्रयास है वो किसका है? बुद्ध और अशोक का है। तो वैसे ही अथक प्रयास आपको करना है। अभी हम लोग जहां बैठे हैं पीछे में सरकारी भवन है, पिछली बार हमने इसी में भोजन किया था। ये परिपाटी किसकी है कि सरकार आके आपके गांव में ये सरकारी जगह बना दी? सरकार को क्या पड़ी थी? मौर्य काल के पहले दुनिया में जितने राजा हुए वो जब सत्ता पा लेते थे तो खूब महंगा महंगा कुर्ता पहनते थे और उड़न खटोला में घूमते थे, क्योंकि सत्ता आ गई। लेकिन अशोक जब राजा बने या मौर्यकालीन जब राजा हुए तो उन्होंने कहा नहीं, ये जनता का पैसा है, ये जनता के कार्य आना चाहिए। उसी परिपाटी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने आप लोगों के लिए ये सरकारी भवन बनाया है। ये परिपाटी है, ये चल रहा है, ये लोक कल्याणकारी कार्य है, और उसी की बदौलत हम लोगों को ये जगह भी मिल गई। तो भारतीय संविधान में बहुत सी चीजें हैं जो घुसी पड़ी हैं, बस आपके पास दृष्टि होनी चाहिए। उस दृष्टि को आपको देखना है और अपने गांव के लोगों को भी दिखाना है कि ये जो दृष्टि है, ये जो सुविधाएं आपको मिल रही है, ये किसकी बदौलत मिल रही है, ये किस राजा की वजह से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि ये वर्तमान सरकार की वजह से ही मिल रही है। ये किस राजा की सोच थी, उस राजा की थिंकिंग थी कि ऐसा लोग करें दुनिया में। अभी आप लोग के यहां नहर भी होगी, ये नहर की जो परियोजनाएं हैं ये किसकी थी? भाई राजा को क्या जरूरत थी? लेकिन मौर्य काल में राजाओं ने सोचा कि अगर हमारी जनता अगर खुशहाल रहती है तो ज्यादा से ज्यादा हमें कर देगी, और ज्यादा से ज्यादा अगर हमें टैक्स मिलेगा या हमारे यहाँ जब धन धान्य ज्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, दुनिया के देशों में बेचेंगे। अभी बांग्लादेश के भंते जी कह रहे थे कि ये बिहार तो उस समय हर चीज में आगे था, ज्ञान में भी आगे था, विज्ञान में भी आगे था, और इकोनॉमी में भी बहुत आगे था। तो आखिर बिहार को क्या हो गया भाई? क्या सांप सूंघ गया? तो सांप सूंघने का कारण यही है कि जो बिहार की परंपरा थी, जो बुद्ध और अशोक की परंपरा थी, उस परंपरा को बिहार ने छोड़ दिया। तो क्या उपाय है भाई? जब छोड़ दिया तो हम नीचे चले गए तो पकड़ लेंगे रस्सी तो ऊपर आ जाएंगे।
तो अब पकड़ लेना है, बिहार के लोग अब पकड़ लीजिए बुद्ध को और अशोक को, और पूरी दुनिया में छा जाइए। आप लोग तो वैसे भी छाए हुए हैं, हमारे यहां तो छत्तीसगढ़ में पूरा ट्रेन बिहार के ही लोग चलाते हैं। और जिस समय लालू जी थे आप लोग के यहां, तो हम लोग कहते थे कि लग रहा लालू की वजह से ही लोग आए हैं, लेकिन कोई रेल मंत्री हो आता बिहारी ही है। तब समझ में आ गया कि वो ज्ञान की बदौलत आता है, वो लालू की वजह से नहीं आता है। तो आप लोग के अंदर तो बहुत शक्ति है, शक्ति का थोड़ा सा उपयोग कर दीजिए तो पूरी दुनिया में फिर बिहार में ही वो शक्ति है, वो कैपेसिटी होती है एक जगह में। जैसे आप लोग भी, आप लोग के गांव में छोटी मोटी चीजें होती होंगी, तो आप कहते होंगे कि भाई आपके घर का जो ये वाला बच्चा है, इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये आईएएस और पीसीएस बन सकता है। तो वैसे ही पूरी दुनिया के लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं कि बिहार में वो ताकत है, क्योंकि ये बुद्ध भूमि है। भाई नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ, पूरी कायनात उनके साथ सामने थी, लेकिन उनको ज्ञान कहां मिला? इसी बौद्ध गया में, इसी बिहार की धरती में मिला ना। और इसीलिए इसका नाम भी बिहार पड़ गया। आप लोग भी जानते होंगे भाई बिहार नाम क्यों पड़ा, आप लोग तो जानते हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा यहां बुद्ध विहार थे, सबसे ज्यादा इस जगह में बुद्ध विहार थे, इसीलिए इसका नाम विहार पड़ गया। और विहार में क्या होता था? पढ़ाई लिखाई होती थी, यज्ञ और बलि इसमें नहीं होता था, एजुकेशन की बातें होती थी। अभी एक बहन हमारी बोली ना एजुकेशन के लिए, तो बिहार अपनी शक्ति को पहचान ले, तमाम चर्चाओं को छोड़ के ज्ञान की चर्चा पे आ जाए। और जिस दिन ज्ञान की चर्चा पे आ गया तो इसका कोई सानी नहीं है, कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं। क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज और राज व्यवस्था से संबंधित चीजें हैं। आप लोगों के बीच पासपोर्ट सुने होंगे कि जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ी है। तो दुनिया में पासपोर्ट की जरूरत कब पड़ी होगी? भाई जब आवागमन तेज हो गया होगा, और बात अब व्यापारिक सिर्फ न रह के वो बात राजनीतिक भी होने लगी, इसलिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ी। पूरी दुनिया में जब अशोक के अभिलेख कहते हैं कि उनके समय मिस्र के राजा टालेमी, यूनान के राजा, चीन के राजा और पड़ोस के श्रीलंका, तमाम देशों से उनके संबंध थे। तो जब ये संबंध बने तो हो सकता है उसमें असली और नकली लोग भी आते होंगे। तो असली और नकली लोगों को पहचानने का क्या तरीका है? पासपोर्ट। तो उसी समय सम्राट अशोक महान और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही पासपोर्ट की खोज हुई, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। क्योंकि जो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के लिए पासपोर्ट नितांत आवश्यक था। और पासपोर्ट कार्यालय, अभी एक जानकारी में बात सामने आई है कि बनारस से जब आप लोग इधर आएंगे तो एक जगह पड़ती है पड़ाव, उसका नाम है पड़ाव। जैसे गंगा पार करेंगे तो पड़ाव में सम्राट अशोक महान के समय पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था। और उस समय राजकीय रथ वहां रहते थे, और पासपोर्ट ऑफिस में चेक होने के बाद कि अगर ये हमारा राजकीय मेहमान है तो उसको बकायदा राजकीय सम्मान के साथ उसे पाटलिपुत्र ले आया जाता था। तो ये पासपोर्ट की जो व्यवस्था है, राजकीय सम्मान की जो व्यवस्था है, राजकीय जो गाड़ियां आप लोग देखते होंगे, सरकारी गाड़ी एक अलग ही गाड़ी रहती है, ये व्यवस्था किसकी है? ये मौर्य काल की देन है। और ये उस संविधान की देन है। किसकी? वही जो सम्राट अशोक महान ने लिखवाया, जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ने लिखवाया। और उसी प्रशासनिक व्यवस्था को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तभी तो इतनी आसानी से सब लोग साइलेंट होकर सुन रहे हैं। अगर हम इस कानून को, इस नियम को अगर न मानते तो क्या हम इतनी आसानी से, इतनी शिद्दत से सुनते? नहीं सुनते।
तो कभी कभी कानून आपको गलत लग भी सकता है। कानून देखिए शुरुआत में आपको बंधन लगता है, लेकिन ये बंधन नहीं है। ये हमारी स्वतंत्रता को नियंत्रित बस करता है कि हमारी स्वतंत्रता उतनी ही है जितना सामने वाले की स्वतंत्रता को हम डिस्टर्ब ना करें। भाई उसकी भी स्वतंत्रता है। तो इन चीजों को देखते हुए जब भारत के संविधान निर्माताओं ने देखा कि पूरी दुनिया में बहुत तरह के संविधान हैं, लेकिन सब संविधानों में एक चीजों की कमी है, वो लोक कल्याणकारी राज्य। आयरलैंड के संविधान में थोड़ी सी व्यवस्था थी, लेकिन जो सम्राट अशोक का जो लोक कल्याणकारी राज्य था वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का स्टैंडर्ड का था, लोक कल्याणकारी राज्य। यानी कि जो भी हम काम करें, सरकार द्वारा जो भी कार्य हो वो लोक कल्याण के हित के लिए हो, सरकार के हित के लिए ना हो, वो बस एक व्यवस्था हो। भाई रेल चल रही है, ये एक व्यवस्था है। सरकार के लिए प्रॉफिट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वो अलग बातें हैं कि कुछ सरकारें आती हैं और कहती हैं कि नहीं, हम जो भी काम करेंगे वो फायदे के लिए ही करेंगे। लेकिन सम्राट अशोक का जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी वो लोगों के लिए थी, राजा के लिए नहीं थी। इसीलिए राजा कहते हैं कि चाहे मैं अपने रनिवास में रहूं, चाहे मैं शिकार पे रहूं या मैं किसी स्थान पे रहूं, हमें प्रतिवेदक हर समय हमारे प्रजा की पल पल की समस्याओं की सूचना हमें देते रहे। अगर ऐसा रहता तो सम्राट अशोक ऐसा क्यों लिखवाते अपने अभिलेखों में? उन्होंने ऐसा इसीलिए लिखवाया क्योंकि उनके अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की परिकल्पना थी और उसे वो साकार करना चाहते थे। और ये संदेश उनको किससे मिला? अभी बंते जी बता रहे थे कि वो एक भिक्षु ने उनको बताया पाटलिपुत्र में कि हम कौन हैं और किस तरह से हमारा चेहरा इतना चमक रहा है, इतने शांत भाव से और इतने खुशहाल तरीके से हम कैसे हैं। तो ये सब जानने के बाद अशोक के हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तब उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हमें मिल रही हैं, जो प्रजा से हमें कर मिल रहा है, ये हमें ऐश और आराम करने के लिए नहीं मिल रहा है। ये हमें करोड़ों के सूट पहनने के लिए और 10,000 की थाली का एक मशरूम खाने के लिए नहीं मिल रहा है। किसके लिए मिल रहा है? ये लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए मिल रहा है। तब राजा अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचाई कि अब जो भी कार्य होंगे वो लोक कल्याणकारी कार्य ही होंगे। एक चीज और मैं माताओं बहनों को बता देना चाहता हूं, बड़ी शिद्दत से आप लोग सुन रही हैं कि दुनिया में जितनी भी परिपाटी हैं धर्म की या राजनीतिक सोच की, उसमें महिलाओं के लिए सम्मान सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के ही धम्म में है, जो सबसे पहला जो उदाहरण है। बाद के लोगों ने मान के उसको जरूर अप्लाई किया, लेकिन जो सबसे पहला उदाहरण मिलता है महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए, वो सम्मान और स्वाभिमान जो सम्राट अशोक के अभिलेखों में मिलता है वो बुद्ध की ही देन है। तो इसलिए आप बुद्ध के तमाम त्योहारों को मनाइए, उसी से आपकी समृद्धि आने वाली है। बिना बुद्ध और बिना अशोक के इस भारत का गौरव वापस नहीं आ सकता। तो महिलाओं से विशेष मेरा निवेदन है कि जितने भी बुद्ध के त्योहार हैं, सम्राट अशोक महान के जितने भी त्योहार हैं, उन सभी त्योहारों को, उन सभी महोत्सवों को आप लोग मनाएं और अपने बच्चों को बताएं कि आपके देश के जो राजा थे वो कैसे थे। कल्पनाओं से आप लोग थोड़ा बाहर आइए और पढ़िए। अभी वो एक सिस्टर थी, वो बड़ा अच्छा कह रही थी कि पढ़ने की जरूरत है और ज्ञान की चर्चा की जरूरत है। तो अब आपकी तो बच्चियां पढ़ लिख ली, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि आप लोग क्यों 5वीं पास भी नहीं हैं। जो हमारी बूढ़ी माताएं हैं या दादी हैं, जो नानी हैं, वो कभी सोची नहीं होंगी कि आखिर हम लोग 5वीं पास क्यों नहीं है।
कौन सी परिपाटी आई बीच में कि हम 5वीं पास नहीं हुए? तो उन चीजों का आप लोग अध्ययन कीजिए, अपने बच्चियों से पूछिए कि सावित्रीबाई फुले कौन थी जिसकी वजह से तुम लोग पढ़ रही हो। आपकी बेटी अगर पढ़ रही है, नातिन अगर पढ़ रही है, बहू अगर पढ़ रही है, तो एक सावित्रीबाई फुले महिला थी जिनकी वजह से वो पढ़ रही है। और ये भारतीय संविधान जब हम लोगों का लागू हुआ तब वो आज़ादी आप लोगों को संवैधानिक अधिकार के रूप में मिल गया। पहले अब अधिकार नहीं था, अब तो अधिकार है आपके पास कि नहीं आपको पढ़ना ही है। आपकी बेटी को, आपकी बहू को, आपकी नातिन को अधिकार है कि वो पढ़े। तो आप लोग तो नहीं पढ़े, लेकिन उन लोगों से सुनिए, उन लोगों से बुद्ध की कथा को पूछिए कि बताओ बुद्ध क्या कह गए, हमारे भारत के कुलगुरु क्या कह गए जिनकी पूजा पूरी दुनिया में हो रही है। पूछिए अपनी बेटी से, अपनी नातिन से पूछिए कि श्रीलंका के लोग आ गए और जान गए और हमको आज तक पता नहीं है कि बुद्ध कौन है। पूछिए अपने बच्चियों से। अशोक के बारे में श्रीलंका जान गया, जापान जान गया, चीन जान गया, कोरिया जान गया, दुनिया के लोग जान गए, लेकिन भारत के लोग नहीं जान रहे। तो इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है ना। ये तो कोरिया के लोगों की महानता है, जापान के लोगों की महानता है, श्रीलंका के लोगों की महानता है कि वो ज्ञान को अपना सब कुछ मानते हैं। तभी तो यहां से ज्ञान लेके कोरिया अपने यहां इन्वेंशन कर रहा है, जापान अपने यहां खोज कर रहा है, और हम जिस धरती के हैं यहां यही गायब है। तो कब तक हम दूसरे यहां से चीजों को इंपोर्ट करते रहेंगे, मंगवाते रहेंगे? तो अपने बच्चों को सही ज्ञान दीजिए और अपने घरों में सही चित्र जरूर लगाइए, क्योंकि चित्र से क्या होता है? चरित्र का निर्माण होता है। अगर घर में लगा दीजिएगा किसी की कटी हुई गर्दन का फोटो, किसी को कोई भाला मार रहा है, कहीं खून गिर रहा है, तो आपके बच्चे का मन मस्तिष्क बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लगाएंगे कि जिसको पूरी दुनिया पूज रही हो, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, वो पूछेगा कि माता ये कौन है, दादी जी ये बताओ कौन है, तो आप कहेंगे कि ये हमारे भारत के कुल गुरु हैं और इनकी पूजा पूरी दुनिया में होती है। तो ये इनके क्या क्या संदेश हैं, जब वो पढ़ेगा तो पढ़ के आपको सुनाएगा। तो ये चीजें आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं। जाने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन समय की अपनी बाध्यताएं हैं। आप लोगों ने बड़े मन से, बड़े हृदय से सुना हमें, और यहाँ के युवा साथियों ने बड़ा मेहनत से इस मंच को सजाया, संवारा, और बड़ी तन्मयता से, बड़ी डिसिप्लिन से आप लोग इस कार्यक्रम को संचालित किए। आप सभी का मैं साधुवाद देता हूं, और मंच पर सभी भिक्षु संघ का मैं सादर अभिवादन करता हूं, और अंत में कार्यक्रम के संचालक का भी आभार व्यक्त करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बुद्ध, जय अशोक, जय संविधान। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।